Now we are going to discuss spectrum. The plural of spectrum is spectra. It is a Latin word which means image. Simply, we can define it as the image of radiation emitted or absorbed by any substance having specific wavelength. किसी ख़ास wavelength की radiations या तो वो emit हों या absorb हों तो उनका image जो है वो spectra कहलाता है. Wavelength का मैंने जिक्र किया तो किसी भी वेव के दो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट टफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं. तो रेडिएशंस के साथ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की टर्म जो है वो एसोसिएटेड होती है. ठीक है, फिर हम लोग इसको मोर प्रिसाइजली अगर डिफाइन करें, सो स्पेक्ट्रम इज़ डिफाइंड एज द बैंड और सीरीज ऑफ रेडिएशन in order of increasing or decreasing wavelength or frequencies when light is resolved in its constituent radiations. अच्छा, जब लाइट को हम लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूंट रेडिएशन में रिजॉल्व कर दें और रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ग्रुप ऑफ रेडिएशंस आती हैं, जो ग्रुप या सीरीज़ या बैंड ऑफ रेडिएशंस जो आती हैं, उन लोग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उसके इमेज को हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे. यानी हमारे पास अगर लाइट है तो लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूंट कल में रिजॉल्व हो जाती है. उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट उनका इमेज हम लोग देखें ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, उस इमेज को हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे. जो स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्पेक्ट्रो इज़ यूज फॉर स्पेक्ट्रम, फोटो इज़ यूज फॉर लाइट एंड मीटर फॉर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए, मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं. तो टाइप्स पे आते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर देयर? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. सो व्हाट इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम? दो स्पेक्ट्रम विच हैव नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन लाइन और कलर ऑफ रेडिएशन. जब हम लोग कलर्स या लाइंस को अगर देखें तो हमें दो या दो से ज़्यादा लाइंस के दरमियान में हमें कोई बाउंड्री नज़र ना आए, हमें ये ना पता चले कि एक लाइन या एक कलर कहाँ से ख़त्म हुआ है, दूसरा कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आपस में मिक्सिंग हुई हुई है उनकी. सो दैट स्पेक्ट्रम इज़ नोन एज कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम. कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम की बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के पास रेनबो है. बारिश के बाद अक्सर आसमान पे जब धूप निकलती है तो हम लोग देखते हैं कि लाइट जैसे ही होती है वहाँ पे एक रेनबो नज़र आता है. इसमें डिफरेंट कलर होते हैं लेकिन हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सा कलर है इसमें, कौन सा कलर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है. हमें वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है, मिक्सिंग हुई भी होती है उसके अंदर. रेनबो के अलावा भी लाइट को प्रिज्म में से पास करें ना, प्रिज्म एक शीशे का बना हुआ हमारे पास ट्रायंगुलर शेप इंस्ट्रूमेंट्स है, शीशे का बना होता है, ग्लास सा होता है उसके अंदर. तो लाइट को जब हम लोग उसमें से पास कराएं तो हमें लाइट 7 डिफरेंट कलर में रिजॉल्व हुई हुई मिलती है. तो ये आप लोगों के पास ये प्रिज्म बना हुआ है, ये हमारे पास जनरल सनलाइट या कोई भी बल्ब की लाइट आई, उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर बने. 7 डिफरेंट कलर बने, वो कौन कौन से कलर हैं? उसको जनरली फार्मूला हमारे पास होता है विबगॉयर, VIBGYOR, विबगॉयर. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया हुआ है. वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, फिर इंडिगो की उससे ज़्यादा है, फिर ब्लू की उससे ज़्यादा है, ग्रीन उससे ज़्यादा है, येलो उससे थोड़ी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा रेड की है. तो ये पैटर्न है हमारे पास, लेकिन हम लोग जब उस लाइट को देखते हैं तो हमें वो मिक्सिंग नज़र आती है, हमें क्लियर नहीं हो रहा कि बाउंड्री कहाँ से रेड ख़त्म हो रहा है, ऑरेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये आप लोगों को उसका इमेज नीचे नज़र आ रहा है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में. हमें नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ से बीच में रेड ख़त्म हुआ है और ऑरेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ है. ये फिर येलो कौन से पॉइंट से येलो स्टार्ट हो रहा है, एक दूसरे के अंदर आए हुए हैं. ये ग्रीन इस तरफ आया हुआ है, ये ब्लू इधर गया हुआ है, इंडिगो में गया हुआ है, तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती. तो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज़ नोन एज कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम. ये लाइट का इमेज है. जब एक ही लाइट आप लोग देखते हो, सनलाइट है, आप लोगों को एक ही कलर की नज़र आती है, लेकिन हम लोगों ने डिफिनीशन में जब बात की थी कि रिजॉल्व इन इट्स कॉन्स्टिट्यूंट रेज, तो ये एक रे थी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंट रेज में रिजॉल्व हुई और उसको हम लोगों ने उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया और उनका जो इमेज प्रोड्यूस हुआ, दैट इमेज इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट टाइप इसकी है लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम इज़ आल्सो नोन एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. डिस्क्रीट यानी कॉन्टीन्यूस नहीं होता, डिस्क्रीट होता है ये. डिसकॉन्टीन्यूस भी इसको कहते हैं. अनदर नेम ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रम. एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो तो लाइट स्पेक्ट्रम था ना कि उसको आपने लाइट के साथ रिलेट किया, लेकिन इसको हम लोग एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट करेंगे. एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी इसको कहा जाता है. इट इज़ डिफाइंड एज the spectrum which consists of lines with dark or bright spaces between them.
मीन्स देयर इज़ अ क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन कलर बैंड्स, यानी हमारे पास जो कलर या जो लाइट की इमेज प्रोड्यूस होते हैं उनके दरमियान में डार्क या ब्राइट स्पेस होती है, एक लाइन दूसरे से बीच में क्लियर उसके दरमियान में बाउंड्री होती है और एक लाइन दूसरे से सेपरेट हुई हुई होती है। दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम, और ये स्पेक्ट्रम हमें एटम्स के केस में मिलेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, उसका स्पेक्ट्रा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें बाकी डार्क है, तो ये एक लाइन और दूसरी लाइन यानी कलर्स के दरमियान में आप लोगों को ये क्लियर कट ब्लैक सी बाउंड्री नज़र आ रही है। सिमिलरली हीलियम का जो स्पेक्ट्रा है ये देखें, वन रेड है, येलो है, ग्रीन है, तो इनके दरमियान में कितनी क्लियर कट बाउंड्री है, कितना डार्क डार्क स्पेसेस बीच में आपको नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ लाइन स्पेक्ट्रा। Next is type of line spectrum. So there are basically two type of line spectrum, line absorption spectrum and line emission spectrum. अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि जब कोई एटम है उसके अंदर, उसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब किसी इलेक्ट्रॉन ने लोअर लेवल से हायर लेवल में जाना होता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी टू मूव टू हायर लेवल, हायर लेवल पर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। दूसरा केस क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हायर लेवल में है, उसने वापस आना है लोअर लेवल में, तो लो एनर्जी वाले लेवल में आने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा या रेडिएट करेगा। इस बेस पे हमारे पास स्पेक्ट्रा की टू टाइप्स बनती हैं, ठीक है। सो जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है उस दौरान उसका जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर से लोअर लेवल में आ रहा होता है तो उसका जो स्पेक्ट्रा बनता है दैट इज़ नोन एज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। फिर आ जाते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब मैंने आपको जैसे ही बताया था कि या तो एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है। एब्जॉर्ब होने की वजह से जो स्पेक्ट्रा है दैट इज़ नोन एज लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दिस स्पेक्ट्रा इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय एन एटम। हमारे पास इस स्पेक्ट्रा के अंदर सीरीज ऑफ डार्क लाइन इन ब्राइट बैकग्राउंड, पीछे से रोशन या ब्राइट या कलरफुल बैकग्राउंड होता है। ओवरऑल उसकी जो इमेज होती है उसमें बैकग्राउंड कलरफुल होता है और उसके ऊपर जो स्पेसिंग हुई हुई होती है वो ये डार्क लाइन होती हैं, काली अंधेरी या डार्क लाइंस उसके ऊपर आई हुई होती हैं। ठीक, मैंने आप लोगों को शो भी किया है। ये वाला स्पेक्ट्रम जो है दैट इज़ नोन एज लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम आपको नज़र आ रहा है कलरफुल, आप लोगों के पास ये ब्राइट बैकग्राउंड है जिसके ऊपर डार्क बीच में स्पेसिंग हुई हुई है, ठीक है, डार्क लाइन्स आई हुई हैं। दिस स्पेक्ट्रम इज़ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज़ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो हायर लेवल से लोअर लेवल में किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब जंप करके आता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है। उस इमिट हुई हुई एनर्जी जो रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है उसका स्पेक्ट्रम इज़ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ब्राइट लाइंस विद डार्क बैकग्राउंड। यहाँ पे सारा बैकग्राउंड काला होता है, डार्क होता है, और ब्राइट लाइंस वहाँ बीच में आई हुई होती हैं। उसकी एग्जांपल आप लोगों के पास ये है, ये डार्क आप लोगों के पास उसका पूरा बैकग्राउंड है और ब्राइट लाइंस आई हुई हैं बीच में, ठीक है। ये दो स्पेक्ट्रा हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर लें। जहाँ पे आप लोगों के पास ब्राइट बैकग्राउंड और डार्क स्पेसिंग हुई हुई है दैट इज़ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जहाँ पे डार्क बैकग्राउंड है और ब्राइट स्पेसिंग हुई हुई है दैट इज़ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करें तो बोहर ने हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा काम किया था। बोहर ने ही हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया और बोहर ने ये कहा था कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। हाइड्रोजन इज़ एन एटम सो स्पेक्ट्रा इज़ अ लाइन स्पेक्ट्रम। और उसने हाइड्रोजन के एटम को फिर एनर्जी दे के वहाँ एमिशन भी देखी और एब्जॉर्प्शन भी देखी। उसने ये देखा कि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके अपनी सराउंडिंग से या किसी सोर्स एनर्जी लेके हायर लेवल में जाता है तो वो चूँकि एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई होती है सो वहाँ पे उसके पास डार्क बैंड प्रोड्यूस होता है या लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है, इस टाइप का स्पेक्ट्रा। इसी तरह जब किसी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में जंप करना चाहता है तो वो एनर्जी इमिट करता है और उसका जो बैंड होता है वो ब्राइट बैंड आता है। बैंड हम लोग ये सेंटर में जो लाइंस हैं उनको कहते हैं, पतली पतली जो बीच में लाइंस हैं। सो ये ब्राइट बैंड जो है ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे डार्क बैकग्राउंड है और जो बैंड है बीच में वो ब्राइट। देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए जिनमें मेन कंट्रीब्यूशन जो था 1884 में जे बाल्मर का था। उसने हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इनक्लोज किया और उसको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया।
जब वहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसने प्रोवाइड किया तो उसने ये देखा कि वहाँ उसमें से कोई रेडिएशंस निकली जिसको डबल स्लिट में से पास किया। एक स्लिट भी रखी वहाँ पे कंसंट्रेट करने के लिए कि सारी रेडिएशन इधर उधर ना जाए, एक पॉइंट से इकट्ठी होकर गुजर जाएँ। डबल स्लिट में से उसको पास करने के बाद उसको प्रिज्म में से जब पास करवाया तो स्पेक्ट्रोस्कोप पे जब उसका इमेज प्रोड्यूस हुआ तो बाल्मर ने ये देखा कि वहाँ 4 डिफरेंट लाइंस जो थी वो प्रोड्यूस हो रही थी, 4 डिफरेंट लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी। सो इस बैंड में जो 4 डिफरेंट लाइन प्रोड्यूस हो रही थी उसमें हमारे पास एक रेड कलर की थी, एक ब्लू ग्रीन थी, एक ब्लू वायलेट थी एंड द नेक्स्ट वन इज़ वायलेट। ये 4 डिफरेंट कलर थे विद द स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो ये 4 डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हुए। इसी के नाम पे इस बैंड को, इस सीरीज़ को बाल्मर सीरीज़ का नाम भी दिया गया। ये जो 4 कलर्स विजिबल रीजन में थी, सो इस आफ्टर इट्स डिस्कवर बाल्मर दिस सीरीज़ इज़ नोन एज बाल्मर सीरीज़ विच लाइज इन द विजिबल रीजन। ये सीरीज़ जो थी ये विजिबल रीजन में लाई कर रही थी। इसके अलावा बाकी साइंटिस्ट इस पे काम किया तो और सीरीज़ भी यहाँ पे हुई और दे आर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर। उनके डिस्कवरर के नाम पे उनको उन सीरीज़ को नाम दिया गया। अब उन स्पेक्ट्रल लाइंस को देखते हैं वो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस थी और उनके डिस्कवरर कौन कौन थे। सो लेमन ने जब हाइड्रोजन का एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा तो उसने ये देखा कि जब किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन N1 में जंप करता है तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है जो कि यूवी रीजन में प्रोड्यूस होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में प्रोड्यूस होती हैं। हमें ये विजिबल नहीं होती, लेकिन अगर हम लोग वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रा होता है उस पर हम लोग उस स्केल पर डिटेक्ट करें तो यूवी रीजन वाली वेवलेंथ की हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रेडिएशंस यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से N1 में जंप करेगा। ठीक है, N1 यानी जो लोअर लेवल है जहाँ पे जंप करके आएगा वो N1 है। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से जंप करके आएगा तो वहाँ का जो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा दैट इज़ नोन एज लेमन सीरीज़। ठीक है, जहाँ पे N1 जो है फर्स्ट जो लोअर ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट है 1 है यानी, और N2 हायर ऑर्बिट जहाँ से जंप करके आएगा N2 में भी 2 3 4 5 कुछ भी है, यानी 2 के बाद के जितने भी हैं देखें 2 से जंप करके आ रहा है, थर्ड से जंप करके, फोर्थ से, फिफ्थ से, कहीं से भी जंप करके जब N1 में आएगा तो दिस इज़ लेमन सीरीज़। उसके बाद बाल्मर की जो सीरीज़ आई थी उसमें ये था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से जंप करके सेकंड लेवल में आएगा तो वो जो 4 लाइंस अभी हम लोगों ने पढ़ी थी कि 4 डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं, ये 4 डिफरेंट कलर वो ये सेकंड लेवल के लिए थे। सेकंड शेल में जब वो जंप करके आएंगे तो वो सीरीज़ प्रोड्यूस होगी विच इज़ नोन एज बाल्मर सीरीज़, जो कि विजिबल रीजन होगी। ये वाली लाइंस आपको विजिबल होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हायर लेवल क्या हो जाएगा N2 में भी 3 4 5 या 6, थर्ड 4 5 6 किसी भी शेल से वो जंप करके जब N2 में आएगा इलेक्ट्रॉन तो दैट सीरीज़ इज़ नोन एज बाल्मर सीरीज़। उसके बाद है जब इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी हायर लेवल से थर्ड लेवल में आएगा, किसी भी हायर लेवल से जंप करके N3 में आएगा, थर्ड लेवल में आएगा, सो दैट सीरीज़ इज़ नोन एज पास्टन सीरीज़। उस बंदे का नाम पास्टन था और उस सीरीज़ का नाम भी पास्टन सीरीज़ रख दिया। यहाँ पे जो N1 है जो लोअर लेवल है जहाँ पे जंपिंग होगी वो थर्ड लेवल है, और N2 जो हायर लेवल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाले शेल सारे 4 5 6 अप टू सो ऑन जो भी हैं। और ये विजिबल के बाद नेक्स्ट रीजन में आएगा नियर IR रीजन, विजिबल के करीब करीबी। पहले यूवी रीजन है, उसके बाद विजिबल होता है, उसके बाद IR रीजन है, इंफ्रारेड रीजन। तो ये यूवी के करीब करीब है इसलिए इसको नियर IR रीजन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जब जंपिंग थर्ड के बजाय फोर्थ लेवल में हो रही है, किसी भी हायर शेल से वो जंप करके N4 में आ रहा है, सो दैट सीरीज़ इज़ नोन एज ब्रैकेट सीरीज़। ठीक है, हायर में से जंप करके N4 में आ रहा है, N1 यहाँ पे क्या होगा फोर्थ शेल में आ रहा है, तो दैट सीरीज़ इज़ नोन एज ब्रैकेट सीरीज़। इट लाई इन द मिडल IR रीजन, इंफ्रारेड के मिडल में लाई करता है। N2 में भी 5 6 7 अप टू सो। एंड द फिफ्थ वन एंड द लास्ट सीरीज़ इज़ फंड सीरीज़। फंड सीरीज़ में हमारे पास हायर लेवल से जंप करके N5 में आएगा, फिफ्थ लेवल में जब जंपिंग होगी दैट सीरीज़ इज़ नोन एज फंड सीरीज़ एंड इट लाइज इन फार IR रीजन। फार कहते हैं दूर, यानी ये दूर चला गया एंड पे, IR रीजन के एंड पे ये सीरीज़ हमारे पास आएगी फंड सीरीज़, वेयर N2 में बी 6 7 अप टू सो ऑन। दिस इज़ द स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन एटम। और ये डिफरेंट डिस्कवर जो इनके आपको नाम पड़े इनके नाम पे इसका नाम रखा गया, और ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन वो ये है कि फर्स्ट शेल बहुत सारे मौजूद होते हैं, लेकिन ऑक्युपाइड शेल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल ऑक्युपाई होता है। अब बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल रही है कि ये यहाँ कहीं पे जंप कर रहा है, तो उस केस में ये सारा स्पेक्ट्रा लिया हुआ है।
ठीक हाइड्रोजन के ये शेल्स पहले से मौजूद हैं, शेल होते हैं, कोई ख़ास जगह नहीं है, उसके बाहर ओपन जितना भी एरिया वो सारा उसी के रीजन में आता है। तो चूंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन का एक ही शेल है। तो उस इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग इतनी हाई एनर्जी दें कि इसके अकॉर्डिंग एनर्जी हो या इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, तो वो जम करके आगे आगे चला जाता है, उस लेवल को छोड़ देता है एनर्जी जब ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा होगी एनर्जी लेके जाएगा तो वहाँ पे ये लेमन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, और जब वापस आएगा तो लेमन एमिशन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। ये हम लोग अभी जो वापस आने की सारी बात की, हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम की बात की, लेकिन इसी के उलट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन N1 से जंप करके हायर किसी में भी जाएगा तो वो लेमन होगा, जब N2 से जंप करके किसी भी हायर में जाएगा तो वो बाल्मर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्र होगा। N3 से जाएगा तो वो पास्टन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्र होगा। N4 से जंप करके हायर में जाएगा तो वो ब्रैकेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्र होगा, और जब N5 से जंप करके हायर में जाएगा तो फंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्र। बट अभी हम लोगों ने जो बात की सारी इमिशन की बात की है। दैट्स ऑल।